हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 सोशल साइंस में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर। और इसमें हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के कैसे वो रन करता था, उनके रूलर्स कौन कौन थे और वो टेन्योर कब तक का था, और करेंगे ढेर सारे और फैक्ट्स और थिंग्स की बातें। तो इस वीडियो को कंप्लीट समझने के लिए आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। सो वी विल कवर अबाउट मुगल्स। वी विल लर्न कि दिल्ली कैपिटल कैसे बना, कब बना, एंड कौन कौन से रूलर्स थे of the Delhi Sultanate, then the sources of history and so on. सबसे पहले बात करते हैं कि मुगल्स आखिरकार थे कौन। दे वर द डिसेंडेंट्स यानी जैसे सबसे आपके घर में बड़े होते हैं, उसके नीचे कौन आया, फिर उनके बेटे कौन आए, तो ऐसे करके दे वर द उत्तराधिकारी। हिंदी में बोलेंगे तो उत्तराधिकारी और इंग्लिश में डिसेंडेंट्स, मतलब टू ग्रेट लीनिएज ऑफ रूलर्स। लीनिएजेस मतलब एक फैमिली, एक ब्लड ओरिएंटेड फैमिली रूलर्स की चली आ रही थी, लेकिन यहाँ दो लीनिएज थी, दो आपको पैतृक संपत्ति एक तरीके से आपको मिलती आ रही थी। उसी के डिसेंडेंट्स, उसी के उत्तराधिकारी मुगल्स थे। फ्रॉम देयर मदर्स साइड, उनके मदर्स के साइड से किसके थे? दे वर द डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान। एंड फ्रॉम द फादर साइड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तो देयर वर गेंगिस खान एंड तैमूर, जिनके दोनों के ये ब्लड से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड उनके ये डिसेंडेंट्स यानी कि उनके ये उत्तराधिकारी थे। उनके ये फैमिली में चलते आते दे वर स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स मुगल्स। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century, they controlled nearly all the subcontinent. 16th century में इन्होंने अपना किंगडम कहाँ फैलाया? लेटर हाफ ऑफ द 16th century में इन्होंने अपना किंगडम फैला आगरा और दिल्ली में, और 17th century तक उन्होंने करीब करीब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपना किंगडम फैला लिया था। दे वर द रूलर्स देयर। सो इसमें सबसे पहले बात आती है बाबर की। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। आप अपनी नोटबुक लेकर के ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट भी कर सकते हो। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर? बाबर। एंड वो कब बना? इन 1526। किसको हरा के? इब्राहिम लोदी एट पानीपत। इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में 1526 में हरा करके कौन राजा बना? बाबर। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर आगरा, बट ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1526 में उसने हराया एंड 1530 में उसकी डेथ हो गई। तो 1530 में उसके सन became the second मुगल एम्परर। Who was his son? हुमायूं। तो आप इसका एक चार्ट बना सकते हो कि बाबर देन हुमायूं, एंड डेट लिख लो। 1526 में बाबर वॉज द एम्परर, 1530 में हुमायूं बिकेम द एम्परर। देन लेट अस लर्न अबाउट हुमायूं के बारे में। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540, forcing him to flee to Iran. He recaptured Delhi in 1555 with the help of Safarid Shah, but died soon afterwards. अब हुमायूं की स्टोरी सुनो। हुमायूं was कब बना? 1536 में, बट 1539 में ही एक दूसरे किंग ने, शेर खान, उसने हुमायूं को डिफीट कर दिया चौसा पे। और फिर कन्नौज में भी, मतलब 2 साल हुआ, 2 बार लड़ाई हुई उसी के साथ, शेर खान के साथ, बट हुमायूं गॉट डिफीटेड 2 times, in 1539 at चौसा and in 1540 at कन्नौज। उसकी वजह से क्या हुआ? वो ईरान चला गया।
हुमायूं फ्ली टू ईरान एंड फिर वो 1555 में कम बैक किया, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली। फिर वो 1555 में आया, शेर खान को उसने हराया और दिल्ली पे रिकैप्चर कर लिया। इस समय इसकी हेल्प किसने की थी? सफरिद शाह ने। बट हुमायूं भी अगेन जल्दी ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? हुमायूं के बाद बिकेम अकबर। अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ दिल्ली। उस समय उनकी एज थी 13 की एज में अकबर बिकेम द एम्परर। He was very competent and soon began to handle the entire empire successfully. In 1568, he seized the Sisodia capital of Chittor and in 1569 Ranthambore. अब इनका जो एक्सपेंशन है, अभी तक तो they were just struggling to, Mughals were struggling to get the Delhi thing, Delhi and Agra. So in the Delhi, they were first Babur, then there was Humayun, and हुमायूं के बाद जब अकबर, so अकबर from because he became the emperor at very young age, उसने जल्दी ही सब कुछ सीखा और सीखते सीखते ही began पूरे एम्पायर को सक्सेसफुली रन करने लगा। सो इन 1568 उसने अपना एक्सपेंशन भी कर दिया। he captured the Sisodia capital of Chittor and Ranthambore. Then during the period 1570 to 1585, he started military campaign in Gujarat, which was followed by campaigns in the eastern Bihar, Bengal and Orissa. During this period, 1585 to 1605, Akbar expanded his empire. So 1570 से 1585 में अकबर के एम्पायर में हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट मिलिट्री कैंपेन, चाहे गुजरात साइड में, चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा साइड में, दे स्टार्टेड डिफरेंट मिलिट्री कैंपेन। उसमें क्या होता होगा? ट्रेनिंग होती होगी, वॉर की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग। सो ही जस्ट स्टार्टेड टू ट्रेन दियर मिलिट्री फोर्स। देन इन 85 to 605, 1585 to 605, 1605, the Akbar started to expand his empire more and more. Then in 1605, Jahangir became the new empire. So we can say first ruling, empiring and first expansion began in the Akbar regime. Then in Jahangir also continued the military campaigns that were started by Akbar. After Jahangir, Shah Jahan took the control. Jahangir के बाद कौन? Shah Jahan. Shah Jahan took the control of Mughal Empire and continued the Mughal campaigns in the Deccan side. अब वो धीरे धीरे बंगाल से साउथ की तरफ में they just began to go ahead. So हमने क्या क्या जाना अभी तक? बाबर, then हुमायूं, then अकबर, then there was Jahangir in 1605, then there is Shah Jahan. Now after Shah Jahan there was Aurangzeb. Aurangzeb race started from 1658 to 1707. His campaign against Maratha chieftain Shivaji was very very important. उसके रेन में एक सबसे important चीज़ क्या हुई औरंगजेब के टाइम में? The campaign that he took against the Shivaji, the Maratha chief. Initially Aurangzeb got success. Firstly he got success, he got victory. But soon Shivaji declared himself an independent king after being insulted by Aurangzeb. He also resumed his campaigns against the Mughals. तो शिवाजी के साथ पहले तो जीत गया, बट शिवाजी ने जल्दी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट किंग हूँ, बिकॉज ही वॉज इंसल्टेड बाय औरंगजेब. एंड देन ही जस्ट स्टार्टेड हिज ओन कैंपेन्स, द शिवाजी his own campaigns against the Mughal kingdom. Then in the 1698, Aurangzeb personally managed the campaigns in the Deccan against the Marathas, who started the guerrilla warfare. Then the Aurangzeb also faced the rebellion in North India of Sikhs, Jat and Satnamis. फिर औरंगजेब का इतना इम्पोर्टेंट है भी, जब एक से लड़ रहा था शिवाजी तो उसी ने उसके अगेंस्ट कैंपेन्स चला दी, उसके अगेंस्ट मिलिट्री, उसके अगेंस्ट अपनी फोर्स लगा दी. देन इन 1698 क्या हुआ कि औरंगजेब वो सारी डेक्कन में जो भी वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाता था उसको पर्सनली मैनेज करता था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मराठास जो थे अंडर शिवाजी गाइड, ही मराठास स्टार्टेड टू डू द गुरिल्ला वॉरफेयर. मतलब दे वर जस्ट
going ahead and it's a do or die situation. They just go ahead and do the good for themselves. They just grab the arms and fight. Now the औरंगजेब, उसी समय क्या हुआ, उसी समय औरंगजेब को फ्रॉम द नॉर्थ साइड ही ऑल्सो स्टार्टेड टू फेस द रेबिलियन, मतलब वहां से भी ऐसे ही लड़ाई होने की संभावना शुरू हो गई. कौन करता था नॉर्थ इंडिया से? सिख, जाट एंड सतनामीज. Now let us learn something important about in the administration of the Mughal Empire. One of the major policies of Mughal was to campaign constantly against rulers who refused to accept the Mughal authority. ये उनकी एक मेजर पॉलिसी थी. हमेशा ही उसके अगेंस्ट में ये अपना मिलिट्री फोर्स यूज करते थे, जो भी एम्परर या जो भी रूलर इनकी मुगल सल्तनत को नहीं मानता था. Mughal recruited diverse bodies of people. Those who joined Mughal services were enrolled as mansabdars. These mansabdars held a mansab, meaning a position or rank. mansabdar मतलब एक रैंक और पोजीशन, तो मनसब का मतलब भी रैंक हुआ. मनसबदार मतलब उस रैंक को जिसको मिली है वो रैंक को पकड़ लेने वाला है. एंड मनसब वाज मतलब कि पोजीशन और रैंक. तो जो भी इनकी मुगल सर्विस को ज्वाइन करता उसकी टाइटल होती मनसबदार. Rank and salary of the mansabdar were determined by numerical value of the jat. कौन सी रैंक है, कितनी सैलरी होगी उस मनसबदार की, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड होती थी. मनसबदार रिसीव दियर सैलरी एज अ रेवेन्यू अगेंस्ट असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर. उनको जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी को बोलते थे जागीर. The main source of income available to Mughal was टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री. जो भी फार्मर्स हैं, कैटल हर्डर्स हैं, उनके जो प्रोड्यूस था उसके ऊपर जो उसका टैक्स लेते थे, दैट वाज द मेन इनकम सोर्स फॉर मुगल एम्पायर. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अकबर रेवेन्यू सिस्टम. अकबर का कैसा रेवेन्यू सिस्टम था? अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर वाज टोडरमल. ही कैरिड आउट केयरफुली द सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड्स, prices and areas cultivated for 10-year period. मतलब 1570 से 1580. 1570 से 1580 टोडरमल ने क्या किया? टोडरमल जस्ट एक सर्वे लिया. किसका? जो खेत थे, वहाँ कितनी खेती हो रही है, कितने खेत में कितना फसल उग रहा है, उसकी प्राइसेस क्या है, कितनी एरिया उसमें कल्टीवेट की गई, कितनी एरिया पे खेती की गई और उसका ये आया. ये उसने सर्वे 10 ईयर्स के लिए किया. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. और इस डाटा के बेसिस पे ही, इस एवरेज डाटा के बीच 10 ईयर एवरेज सर्वे के बेसिस पे टैक्स फिक्स हुआ था ऑन द ईच क्रॉप. और क्या टैक्स कैसे लेते थे? ये नहीं कि क्रॉप दे दो, इट्स वॉज इन द कैश. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप. और एक ही जगह तो एक ही जैसा तो है नहीं, तो इसीलिए उस डाटा के हिसाब से, उस सर्वे के हिसाब से हर एक प्रोविंस, हर एक राज्य, उस पूरे एम्पायर में हर एक राज्य में, हर एक प्रोविंस में इट वाज डिवाइडेड अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन हर एक इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर उसके अपने अपने शेड्यूल और अपने अपने रेट्स कि उससे कितना रेवेन्यू होगा. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त. इसको बोलते थे जब्त. जब्त क्या है? द रेवेन्यू सिस्टम इन द अकबर रेन दैट वेयर द ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन रेवेन्यू शेड्यूल रेट्स फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप्स. समझ आया ये आपको रेवेन्यू सिस्टम? अभी आती है बात अकबरनामा की. ये सब कहीं ना कहीं से हमें पता चलता है, कोई हिस्ट्री के हमारे पास वो होंगे, सोर्सेज होंगे. तो कौन सी सोर्सेज? हमें एक पावरफुल सोर्स है हमारे पास अकबरनामा. अबुल फजल, द राइटर ऑफ अकबरनामा, वाज वन ऑफ द अकबर फ्रेंड एंड हिज courtier. उसकी सभा में आता था, उसका दोस्त था अकबर का. ही रोट अ 3-volume हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल्ड अकबरनामा. उसने 3 volume हिस्ट्री मतलब 3 बुक्स दैट कंपाइल्ड टुगेदर is known as अकबरनामा. किसके ऊपर लिखी? ऑन द हिस्ट्री ऑफ द अकबर रेन. अकबर ने कैसे वो पूरा राज्य स्थापित किया, उसको एक्सपैंड किया, उसका सब कुछ किया. व्हाट वाज इन डिटेल और इन द
praise of Akbar, you can say Abul Fazl wrote the book. It is in a 3 volume. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by सूबेदार. ये सब जो भी बात हमने टर्म्स निकाली, जब्त, तोड़मल, उनके टैक्सेशन देखते थे, एंड द सूबेदार, तो ये सारे वर्ड्स हमें उनकी उसी हिस्ट्री अकबरनामा से ही मिलते हैं. where he explains कि there was such a thing, such an administration was being taken care of. Then the सूबेदार carried out both political and military functions. सूबेदार के उसमें दोनों था, political function भी उसको हैंडल करने होते थे और military भी. Each province also had a financial officer. Financial officer को बोलते थे दीवान. तो हमने अलग अलग नोटिस किया, सूबेदार, दीवान, then there were different things. Okay, जागीर है ना, ये सारी चीजें होती थी. Akbar nobles command large armies and had access to large amount of revenue. By the end of 17th century, these nobles became independent. During the 1570, Akbar started discussions on religion at Fatehpur Sikri with the ulama, brahmanas, jaists, priests, who were the Roman Catholics and Zoroastrians. These religious discussions led Akbar to the idea of Sulikul और यूनिवर्सल पीस. 1570 में क्या हुआ? 1570 में हमें अकबरनामा से पता चलता है कि अकबर ने धीरे धीरे अपनी फतेहपुर सिकरी, आगरा, उस जगह पे रिलीजियस डिस्कशंस के लिए वहाँ कोर्ट रखनी चालू की, वहाँ पे सभा होने लगी. किसके साथ रिलीजियस डिस्कशंस होते थे? ब्राह्मण थे, प्रीस्ट थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे, उलामा थे, ज़ोरोस्ट्रियंस थे, अलग अलग, मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, हर प्रकार के जितने उसके पास रीच थी वहाँ से हर एक तरीके के लोगों को ले आता, वो लोग आते, एंड देयर वाज अ रिलीजियस डिस्कशन. दीज रिलीजियस डिस्कशन, ये सारे डिस्कशन से अकबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? अकबर को एक आइडिया आया, किसका? सुलही कुल, जिसको बोलते हैं सुलही कुल, मतलब यूनिवर्सल पीस का आइडिया. अकबर सन जहांगीर फॉलोड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलही कुल. जहांगीर ने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया. मेहरुनिज़ा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 and received the title of Noorjahan. She was very supportive to the monarch. Mehrun-Nisa was the wife of Jahangir. He married in 1611. उसके बाद मेहरुन-निसा को क्या टाइटल मिला? नूरजहां का. The Mughal emperor exercised a great deal of influence and power, but by the end of 17th century, the authority of Mughal declined, which gave rise to many independent provinces like Hyderabad, Awadh, and so many more. 17th century तक there was very big influence, very big power of Mughal empire, but end of the 17th century से क्या हमें देखने को मिलता है? मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा और इस वजह से वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य आने लगे. जैसे कौन कौन से? हैदराबाद, अवध, ये कुछ राज्य पॉपुलेट हो गए. इसी के साथ ही हमने आज समझा मुगल एम्पायर कैसे वर्क करता था, उसके मेन रूलर्स कौन कौन थे और हाउ इट ऑल हैपेंड. आपको भी समझ आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी, याद करने में इजी हुआ होगा, नोट्स कुछ आपने अच्छे बनाए होंगे. अगर ऐसा है तो थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट तक पहुंच जाए. और साथ ही लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने